नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन गौरव ज्ञान धारा की शाखा ओपीडी अर्थात ऑब्जेक्टिव पर्सन धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है मित्रों कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम जो है लगातार कक्षाएं हिंदी व्याकरण से संबंधित यहाँ पर जितने भी बिंदु हैं वो क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर सुस्पष्ट हो रहे हैं। इसमें हम अभी लगातार अंतिम कक्षा में समास को जो है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने अंतिम कक्षा में अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के भिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपने देखा कि हम किस तरीके से जो है प्रतियोगी परीक्षा में इन समासों से संबंधित प्रश्नों को जो है उनके उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब तक की जितनी भी कक्षाएं हैं वो आपके लिए बेहतरीन रही होगी और आने वाली कक्षाएं जो है वो भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली हैं। तो जुड़े रहें और लगातार जो है इन कक्षाओं को देखते रहें मित्रों। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए रामबाण का कार्य कर सकती है। हम प्रयासरत है कि बेहतरीन से बेहतरीन उदाहरण, लक्षण एवं एक अच्छा कंटेंट जो है आप तक पहुंचा पाए। तो लीजिए, आज एक जो हमने अभी तक जो समास के 6 भेद थे, उन 6 भेदों में से यहां पर 2 को जो है डिस्कस कर चुके हैं। 2 को तमाम उदाहरणों, उनके पहचान, उनके नियम, उनके लक्षण, उनकी विशेषताओं के आधार पर हमने समझने का प्रयास किया। और आज जो है हम यहां पर उपस्थित हैं 2 नए समास लेकर, द्वंद्व एवं बहुव्रीहि समास। ओके, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को। आशा है कि आप लोग जो भी अब तक की कक्षाएं हुई हैं उन्हें बेहतरीन तरीके से पढ़ पाए होंगे। पढ़ते रहें, लगातार अभ्यास करें। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। रटना नहीं है मित्रों। देखो, हिंदी एक तकनीकी भाषा है, एक टेक्निकल लैंग्वेज है और इस टेक्निकल लैंग्वेज में आपको लगातार अभ्यास करना है। लगातार क्रमबद्ध रूप से अभ्यास करते रहे तो जरूरी है कि ये जो नियम है वो आपके जहन में बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे और अभ्यास से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने पुट अप हो, बस आपको ऑप्शनों को भलीभांति देखना है, प्रश्न की प्रकृति को पढ़ना है ताकि आप सही उत्तर तक पहुंच पाए। तो लीजिए, इन्हीं आशाओं के साथ आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। द्वंद्व और बहुव्रीहि समास को यहाँ पर पढ़ेंगे, उनके लक्षण, उनकी पहचान, उनकी विशेषताएं और तमाम उदाहरणों के माध्यम से उसको पुष्ट करने का प्रयास जो है वो करेंगे। द्वंद्व एवं बहुव्रीहि समास, जिसमें पहले ले रहे हैं हम द्वंद्व समास। तो देखिए मित्रों, हमने सर्वप्रथम जो है अव्ययी भाव समास पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जहां पर जो है प्रथम पद जो है वो प्रधान रहा, प्रथम पद जो है वो प्रधान रहा। ये बात वैसे हम कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार पुनः थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है ताकि पुनरावृत्ति रहे तो सारी चीजें जो है एक बार सुस्पष्ट हो जाती है कि किस तरीके से हम पढ़ रहे थे। फिर अव्ययी भाव समास के बाद में हमने पढ़ा यहां पर तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में हमने देखा कि दूसरा पद प्रधान, कौन सा? दूसरा पद जो है वो प्रधान। अब यहां पर पढ़ने जा रहे हैं हम आज द्वंद्व। इधर कुआं इधर खाई, ठीक है ना। द्वंद्व अर्थात दोनों ही साइड एक जैसी स्थिति। अर्थात में ध्यान रखकर यहाँ पर सुनना, यहाँ पर कि यहां पर देखिए अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान था, और यहां पर द्वंद्व समास में जो है दोनों ही पद प्रधान रहेंगे। कैसे? दोनों पद जब प्रधान रहे, दोनों पद प्रधान रहे, तब एक मन में द्वंद्व आ जाता है। द्वंद्व की ये इस साइड जाए या ये, मतलब कि दोनों ही स्थितियां एक जैसी होना या समान होना, उसे हम कहते हैं द्वंद्व। दोनों में से कोई कम नहीं, माता या पिता, दोनों में से कौन? एक द्वंद्व हो गया यहां पर। तो इस टाइप से देख सकते हैं यहां पर कि द्वंद्व समास में क्या होगा कि दोनों ही पद, जो पूर्व पद और उत्तर पद यहां पर रहेंगे, वो दोनों ही पद जो है यहां पर प्रधान रहते हैं। ऐसी स्थिति में द्वंद्व समास के उदाहरण रहेंगे। आइए इसे परिभाषाओं के माध्यम से पुष्ट करते हैं, इसके क्या नियम है, इसकी क्या पहचान है, और तमाम उदाहरणों के माध्यम से उसको पुष्ट करने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है, मतलब कि दोनों ही पद, उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही पद जो है दोनों समान रूप से जब कार्य करती है, न तो कोई कम है न कोई ज्यादा है, दोनों का श्रेय जो है एक समान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये तो रहा पहला इसकी विशेषता।
सेकंड है द्वंद्व समास में समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद भी प्रधान रहेंगे, मतलब कि दोनों की सहभागिता जो है वो एक जैसी रहेगी। समस्त पद का विग्रह करने पर बीच में और या एवं आता है। क्या आता है? और, एवं, या और भी कह सकते हैं तथा, आदि, इत्यादि, इस तरीके के प्रश्न आपको आ सकता है। ये मैं आपको एक जो है यहां पर समूह के रूप में बताने का प्रयास कर रहा हूं, पूरे सार्वजनिक रूप से यहां पर वो लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के जो है प्रश्न, इस तरह के जो है शब्द यहां पर आ सकते हैं और जो दो पदों को आपस में अलग अलग बताएं। फिर है इसमें दोनों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है। जो भी मध्य में स्थित जो योजक होगा, जो उसको उनको जोड़ने का कार्य करेगा, वो योजक जो लुप्त हो जाएगा और एक नए शब्द का निर्माण करता है। जैसे कि समस्त और सामाजिक पद में हमने देखा ही है कि जो भी शब्दों के बीच में जितने ही प्रकार के योजक होंगे वो योजक लुप्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर एक नए शब्द की रचना होती है, उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। और विग्रह करने पर तुरंत वे सारे शब्द जो है वापस वहां पर जो है वो प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार से एक उदाहरण है माता और पिता, इसमें ये और अगर लुप्त हो जाता है तो सब बनता है माता पिता। इस तरीके से यहां पर देख पा रहे हैं हम कि दोनों ही पद प्रधान है और बीच में जो योजक शब्द है वो उसको लुप्त होने के पश्चात एक नए शब्द का निर्माण यहां पर हो रहा है, अर्थात वह समस्त पद या सामासिक पद के रूप में रहेगा। ठीक है मित्रों, देखें इसे, फिर हम थोड़ा सा एक इस द्वंद्व समास के जो भिन्न प्रकार है उन पर भी यहां पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, देख लें इसे। तो इस तरह से यहां पर हमने यहां पर द्वंद्व समास को समझने का प्रयास किया, आप समझ पाए होंगे। अब हम लेते हैं कंटेंट को। यहां पर देखिए कि द्वंद्व समास में कि जो टाइप्स है वो तीन प्रकार के टाइप रहते हैं। इसमें पहला है इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा है समाहार द्वंद्व और तीसरा है यहां पर वैकल्पिक। वैकल्पिक द्वंद्व, इन तीनों की स्थितियां अलग अलग रहेगी। हम एक एक यहां पर द्वंद्व के टाइप्स को पढ़ेंगे और उसको तमाम उदाहरणों के माध्यम से जो है पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले लेते हैं हम इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में समस्त पद के बीच और समुच्चय बोधक शब्द रहेगा, और समुच्चय बोधक शब्द रहता है। और समुच्चय बोधक का लोप होता है, लोप होता है। ठीक है ना। और समुच्चय बोधक से वो जुड़ा होगा, आपस में दो शब्दों को जोड़ेगा दोनों ही पदों में। ठीक है ना, लेकिन वहां पर उसका लोप भी होता है। तथा नेक्स्ट, और, तथा, एवं शब्द, योजक शब्दों का लोप, नए शब्द का निर्माण। ठीक है। फिर तीसरी विशेषता है इसकी कि
संख्यावाची शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो यहां पर देखिए क्या बातें की गई कि सबसे पहले इससे तो मतलब कि ये पहला टाइप से द्वंद्व समास का फर्स्ट टाइप है। समस्त पद के बीच में और समुच्चय बोधक रहेगा और उसका लोप भी होगा, और तथा एवं इस टाइप के शब्दों का लोप भी होगा अगर ये बीच में आते हैं। और थर्ड है कि यहां पर संख्यावाची शब्दों का भी जो है प्रयोग होता है। जैसे कि शब्द आ गया 55, तो 5 और 55। अब 5 और 55 में से कौन कम है? कोई कम नहीं, दोनों ही पद प्रधान है। यदि हम 55 को चाहते हैं तो 55 को भी, तो 50 को भी लिखना है और 5 को भी लिखना है, अन्यथा क्या हो जाएगा, वहां पर जो है ये समास रहेगा ही नहीं, और जो शब्द 55 है वो वहां पर शब्द का निर्माण रहेगा ही। तो दोनों ही पद जहां पर प्रधान हो ऐसी स्थिति में द्वंद्व समास रहता है। और ये इतरेतर फर्स्ट टाइप जो द्वंद्व का है, इतरेतर समास के इस प्रकार के जो उदाहरण रहेंगे। तो लीजिए एक बार देख ले, फिर से कुछ उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हम कुछ यहां पर जो द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व के कुछ एग्जांपल्स हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं द्वंद्व समास में। अब जैसे मैंने आपको बताया यहां पर कि द्वंद्व समास में इतरेतर में और शब्द का प्रयोग अधिकतम रहेगा और तथा और एवं भी यहां पर आ सकता है, ठीक है ना। अब जैसे अमीर गरीब, तो क्या बन जाएगा, सीधी सी बात है, अमीर और गरीब, अमीर और गरीब, अमीर और गरीब। अन्न जल, अन्न और जल। अड़ोस पड़ोस, अड़ोस और पड़ोस। अड़ोस और पड़ोसी, पड़ोसी तो पास वाला, अड़ोसी हमेशा सामने वाला जो होगा वो अड़ोस कहलाएगा, ठीक है ना। पास वाला जो अपने घर के पास में है बिल्कुल वो पड़ोसी कहलाएगा, और जो सामने रहता है वो अड़ोस कहलाता है, अड़ोस और पड़ोस, ठीक है ना। आना जाना, आना और जाना। 11, एक और 10, गेंद डंडा, गेंद और डंडा। गेंद और डंडा। गाय बैल, गाय और बैल। छल कपट, छल और कपट। इस तरीके से समझ रहे हैं हम, इससे तक द्वंद्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर इन तमाम उदाहरणों के माध्यम से। जन्म और मरण, जन्म और मरण। जल और वायु। दूध और रोटी, दूध और रोटी। 55, मैंने बताया आपको कि 5 और 50। पढ़ा लिखा, पढ़ा और लिखा। पेड़ और पौधे। शिव पार्वती, शिव
और पार्वती, लव और कुश, लव और कुश। ये है यहां पर आपके इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण। वैसे सभी द्वंद्व समास तो है ही यहां पर, लेकिन यहां पर द्वंद्व समास के भी कुछ टाइप्स हैं, उनको भी हम अलग अलग तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। तो देख रहे इसे कि ये है आपके इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण। इस तरीके से हमने देखा यहां पर कि इतरेतर द्वंद्व जो है किस टाइप से रहेगा। अब हम चलते हैं आगे। देखिए इससे पहले एक यहां पर हम बात करेंगे अब सेकंड। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट जो है द्वंद्व समास में फर्स्ट है इतरेतर और सेकंड है यहां पर समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व। अब हम बात कर रहे हैं समाहार द्वंद्व की, बात करेंगे हम यहां पर समाहार द्वंद्व की। समाहार द्वंद्व में दोनों पद या समस्त पद और समुच्चय बोधक से जुड़े हो, और समुच्चय बोधक से जुड़े हो, जुड़े होने पर भी से जुड़े होने पर भी अलग अलग अस्तित्व न रखे, अलग अलग अस्तित्व न रखकर समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए, तब वहां समाहार द्वंद्व होगा, समाहार द्वंद्व होगा। आशा है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ये यहां पर ये है कि जब शब्द में समस्त पद जो है या दोनों पद जो है और समुच्चय बोधक से जुड़े हो, तब भी वो अपना अलग अलग अस्तित्व न रख पाए और समूह का ही बोध कराए, ऐसी स्थिति में समास जो है वो समाहार द्वंद्व ही रहेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं एक उदाहरण के तौर पर, कि जैसे मैंने यहां पर लिख दिया शब्द जैसे कि जलवायु, जलवायु। अब यहां पर शब्द है जल और वायु, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ और है, ये अलग अलग अस्तित्व नहीं देख पा रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि जलवायु आदि, जलवायु आदि। जैसे कि लिख दिया पान फूल, पान फूल, पान और फूल न कहकर हमें लग रहा है कि यहां पर अब भी ऐसा महसूस हो रहा है कि और कुछ है, तो हम क्या कहेंगे पान फूल आदि, पान फूल आदि। इस तरीके से हम कह सकते हैं
कि जलवायु और पान फूल ये जो है यहाँ पर जब भी अलग अलग और समुच्चय रखने के पश्चात भी उनका अलग अलग अस्तित्व यहाँ पर जो है न न मिल पाए और समूह का बोध कराए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है कौन सा समास होगा? समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व रहेगा। ध्यान रहे मित्रों कि समाहार का मतलब ही क्या है? समूह। समाहार का अर्थ होता है, अर्थ है समूह। क्या है? समूह। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये समाहार द्वंद्व जो कार्य कर रहा है। इतरेतर द्वंद्व को भी मैंने आपको यहां पर समझा दिया है, ठीक है ना, जहां पे संख्यावाची शब्दों का भी प्रयोग होता हो और जो है और समूह से बोधक के सब जुड़े हो और तथा एवं भी हाथ में मिल सकते हैं। इस प्रकार से इतरेतर द्वंद्व को देखा और सेकंड हमने देखा यहां पर समाहार द्वंद्व की कुछ विशेषताओं को लेकर के आप किस तरीके से उसको पहचानेंगे, ठीक है ना। देखने से भी आगे चलते हैं। उम्मीद है मित्रों कि यहां पर आप इसे बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। इतरेतर समास, इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार जो द्वंद्व समास, ठीक है। अब लीजिए हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसके समाहार द्वंद्व के कुछ उदाहरणों के साथ में। समस्त पद, यहां पर बात कर रहे हैं हम समाहार द्वंद्व की। समास, समाहार द्वंद्व, ठीक है। तो अगला पिछला, तो लिख देंगे हम अगला पिछला आदि, अगला पिछला आदि। आदि का मतलब इत्यादि। उछल कूद, उछल कूद आदि। ऊंचा नीचा आदि, ऊंचा नीचा आदि। गोला बारूद, गोला बारूद आदि। ध्यान रहे जहां पर समूह का बोध होता हो और समुच्चय बोधक लगने के बाद भी जो है वो अलग अलग अपना अस्तित्व प्रकट न कर पाए, अभिव्यक्त न कर पाए और वहां पर समूह का बोध हो, वहां पर यह समास रहता है। कौन सा? समाहार द्वंद्व समास, ठीक है। घर घर, घर घर आदि, घर घर आदि। फिर है जलवायु, जल वायु आदि। देखभाल, देख भाल आदि। देखा देखी, देखा देखी आदि। फिर है नॉन तेल, नॉन का मतलब होता है नमक। ध्यान रखना, नॉन का मतलब यहां पे बताया गया है नमक से, तो हम कहेंगे यहां पर नमक, तेल आदि। फिर है पान फूल, तो पान फूल आदि। पान तंबाकू, तो पान तंबाकू आदि। भला बुरा आदि, भला बुरा आदि। ये दीपा ना होके लीपा है, ठीक है। लीपा पोती करते हैं ना, लीपा, लीपा पोती, लीपा पोती आदि। फिर है लूट मार, तो लूट मार आदि। सांप बिच्छू आदि। फिर है अड़ोसी पड़ोसी आदि, अड़ोसी
पड़ोसी आदि। इस तरीके से आप यहां पर समाहार द्वंद्व समास को भी पहचान सकते हैं। इन पहचानों के माध्यम से, इन तमाम उदाहरणों के माध्यम से आप इस समास तक पहुंच सकते हैं अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पुटअप होता है। प्रतियोगी परीक्षा को लेकर इतना विश्लेषण बेहद जरूरी है, क्योंकि आजकल की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका थोड़ा सा लेवल, जो स्तर है वो ऊंचा उठ चुका है, और समान रूप से जो 6 समास के भेद है उनसे भी उठकर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो यही से वो पूछा जा सकता है। देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। इस तरीके से यहां पर हमने समझने का प्रयास किया समाहार द्वंद्व समास को। उम्मीद है कि इन उदाहरणों के माध्यम से आप इसे बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो द्वंद्व समास में तीसरा टाइप्स है, जिसे हम कहेंगे वैकल्पिक समास। क्या कहेंगे? वैकल्पिक समास। अर्थात जहां पर विकल्प हो। क्या हो? विकल्प। आपके पास में विकल्प हो कि ये या ये, या तो ये करे या ये करे। जहां पे ऑप्शंस आपके पास में स्थित हो, आपके पास में उपस्थित हो, वहां पर जो है ये समास कार्य करता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि जब दोनों पदों के बीच, जब दोनों पदों के बीच या अथवा आदि शब्द रहें, तब वहां वैकल्पिक समास रहता है। वैसे मैंने तमाम उदाहरण आपको करवा दिए हैं, उन दोनों में ही जो मैंने आपको इतरेतर और समाहार समास द्वंद्व के जितने भी एग्जाम्पल करवाए हैं, उनमें आपको विकल्प वाले उदाहरण भी मिल जाएंगे। फिर भी 2-3 यहां पर एक्स्ट्रा अपन बात कर लेते हैं, ताकि ये वैकल्पिक समास जो है वो भी यहां पर क्लियर रहे। जैसे कि मैं बात करूं भला बुरा, भला बुरा। अब यहां पर सीधी सी बात है कि भला या बुरा, भला है या बुरा है, ठीक है ना? यस, अपयस, यस या अपयस। या फिर तीसरा उदाहरण, कर्तव्य अकर्तव्य। तो हम लिख देंगे यहां पर कि कर्तव्य अथवा अकर्तव्य। इस तरीके से हम या अथवा में जब विकल्प आपके सामने उपस्थित हो तो वो वैकल्पिक जो है द्वंद्व समास रहेगा मित्रों। ठीक है ना? इस तरीके से ये तीनों ही द्वंद्व समास के एग्जाम्पल रहते हैं, और अलग अलग तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसकी पहचान और नियम और तमाम उदाहरणों के माध्यम से इसको पुष्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर इस कक्षा के माध्यम से आपको बताया। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं।
आशा है मित्रों यहां पर आप द्वंद्व समास को बिल्कुल ही सुस्पष्ट तरीके से समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट समास, बहुव्रीहि समास में। इसमें बहुव्रीहि समास को यहां पर देखने का प्रयास करें। यहां पर हमने अभी तक जो है द्वंद्व समास को देखा और द्वंद्व समास के तीन जो टाइप्स थे उन प्रकारों को भी यहां पर देखने का प्रयास किया तमाम उदाहरणों के माध्यम से। अब हम चलते हैं बहुव्रीहि समास की ओर। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि बहुव्रीहि समास में सबसे पहले मैंने आपको बताया था अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, और हमने बात की आज द्वंद्व समास की जिसमें दोनों ही पद प्रधान। तीन कंडीशन रहेगी। मैं आपको सीक्वेंस वाइज क्रमबद्ध रूप से एक एक समास को पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे, ठीक है ना। तो अब आज चौथा है। एक में तो हो गया अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा, और तीसरा मीन्स द्वंद्व समास आज का जिसमें दोनों ही पद प्रधान। अब आता है आपके सामने बहुव्रीहि समास। इसमें ध्यान रखें कि कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं, वो होगा आपके बहुव्रीहि समास। मतलब कि दोनों ही पद है, उनकी दोनों की प्रधानता नहीं है और वहां से कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है उसका, या तीसरा पद ही, कोई अन्य पद ही जो है वो प्रधान रहता है, वो होगा बहुव्रीहि समास। भाषाओं के माध्यम से इसको पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब कोई ना कोई विशेषता प्रकट कर लेता है, कोई ना कोई संज्ञा के माध्यम से कोई ना कोई विशेषता अर्थात अन्य या तीसरा पद ही वो जो है धारण कर लेता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। ध्यान रहे कि यहां पर यदि हम बहुव्रीहि समास को अच्छे से एक्सपेंड करें तो बहु का मतलब होता है बहुत, और विरही का मतलब होता है धान्य, मतलब कि धन धान्य, यानी बहुत धान्य वाला, बहुत धन्य धान्य वाला। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुव्रीहि समास, ये जो बहुव्रीहि शब्द है यही अपने आप में एक बहुव्रीहि समास का एक बेस्ट उदाहरण रह सकता है, जो बताता है कि बहुत अधिक पैसों वाला, ठीक है ना। हम इसको यहां पर इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों ही पद जो है प्रधान नहीं होते और पदों में भिन्न किसी संज्ञा से कोई विशेषण होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कोई ना कोई अलग ही विशेषता निकल कर सामने आती है उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। या पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी पद की ओर संकेत करता है, या फिर क्या होगा कि वो पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वो भी होगा बहुव्रीहि समास। जैसे कि आशुतोष, आशु और तोष, आशु मतलब कि शीघ्र, जल्दी। आशु कवि भी होते हैं, आपको पता है ना आशु कवि, जिसमें क्या होता है कि आप वो हाथों हाथ आप उसको शब्द देंगे और हाथों हाथ वो उसकी कविता बना लेंगे, ठीक है ना। आशु कवि। उसी प्रकार से आशुतोष, आशु मतलब कि शीघ्र ही, तोष मतलब कि तुष्ट होने वाला, संतुष्ट होने वाला, प्रसन्न होने वाला, अर्थात कौन है, भगवान शिव। आशुतोष शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले अर्थात भगवान शिव, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कृत कार्य, कृत अथवा किया गया है वह काम जिसके द्वारा वह मनुष्य अनंत नहीं है, जिसका अर्थ है अर्थात ईश्वर। कृत अर्थात किया गया काम जिसके द्वारा वह मनुष्य अनंत है, अनंत नहीं है जिसका अंत। अनंत का देखो, कृत कार्य मतलब काम जिसके द्वारा किया गया, और नेक्स्ट है अनंत। क्या है अनंत, मतलब कि नहीं है जिसका अंत, वो कौन होगा, ईश्वर। अनंत कौन होगा, ईश्वर ही होगा। अनंत किसे कहेंगे हम, जो ईश्वर, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई भी किसी टाइप का अंत नहीं होता है, वो कहलाता है अनंत अर्थात भगवान ईश्वर। यहां पर देखिए अन धन अंत अनंत, ठीक है ना। अर्थात दो पद उनके किसी तीसरे पद का निर्माण कर रहे हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, अर्थात वहां पे बहुव्रीहि समास का वो एग्जाम्पल है जो रहेगा। तो ध्यान रहे, अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान, और बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, किसी अन्य पद का ही निर्माण करता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। देख ले इसे, तो आगे चलते हैं।
इस तरह से यहां पर बहुव्रीहि समास को हमने समझा, जिसमें हम समझ पा रहे हैं कि बहुव्रीहि समास में क्या रहेगा कि दोनों ही पद प्रधान नहीं होते और तीसरे पद की ओर जो है वो संकेत करते हैं, वो अपने आप में बहुव्रीहि समास रहेगा। ठीक है, तो लीजिए इसे थोड़े समासों के इस कुछ उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करने का प्रयास हम जो है करते हैं। जैसे कि अब्ज नाभ, नाभि में जिसके नाभि में जिसके अब्ज अर्थात कमल है, कौन होगा वो? विष्णु। कौन है? विष्णु, भगवान विष्णु। नाभि में जिसके अब्ज हैं वो है आपके भगवान विष्णु। ठीक है, फिर अयोध्या नंदन, अयोध्या का नंदन है जो, अर्थात राम। क्या होगा? राम, श्री राम। फिर अन्नपूर्णा, अन्न को पूर्ण करने वाली कौन है? मां पार्वती। फिर है अमरपति, अमर कौन होता है? अमर होता है देव, जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो देव देवी देवी देवता है, वो सारे कैसे अमर है वो। ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे अमरपति। तो अमरों का अर्थात देवों का पति है जो, वो का पति है जो, अर्थात इंद्र, भगवान इंद्र। फिर है अंशुमाली, अंशु मतलब कि किरणें, अंशु मतलब कि क्या होगा? किरणें। अंशु है, अंशु है जिसकी माला, अर्थात कौन? सूर्य। कौन? सूर्य। क्लियर है? अब देखिए आशुतोष, भी मैंने बताया शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले, अर्थात भगवान शिव। उमेश, उमा के पति, उमा के पति है जो, उमा के पति है जो, अर्थात शिव। कपीश्वर, कपियों का ईश्वर है जो, कपि अर्थात वानर, वानरों का, कपि का ईश्वर है जो, ईश्वर है जो, अर्थात श्री हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कुख लुक लोक उजागर। हनुमान। फिर है कपीश, वापस वही कपियों के ईश्वर, कपियों के ईश्वर, अर्थात कौन? हनुमान। फिर है आपके सामने गणपति, गणों के पति, गणों के पति मतलब कि नायक, नायक है जो। ठीक है ना, नायक कह सकते हैं हम। ठीक है ना। गिरिजा, गिरि से जिसका जन्म हुआ हो, जिसका जन्म हुआ, अर्थात पार्वती, मां पार्वती। फिर है गोपीनाथ, गोपियों के नाथ हैं जो, गोपियों के नाथ है जो, कौन है? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। फिर है चक्रपाणी,
चक्र में चक्र है पानी में जिसके, मतलब कि हाथों में, चक्र है पानी में जिसके स्नु। फिर है चंद्रमौली। चंद्र है मौली मतलब कि मस्तक, मस्तक पर जिसके, मस्तक पर जिसके अर्थात शिव, भगवान शिव। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़, चूड़ मतलब कि सिर में जिसके, अर्थात ये भी होंगे भगवान शिव। और फिर है त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव। इस तरीके से यहां पर बहुव्रीहि समास के तमाम उदाहरण जो एक तीसरे या अन्य पद का निर्माण करते हैं, दो पद मिलकर, दो कोई पद इसमें प्रधान नहीं है। और ये बेहतरीन उदाहरण है आपको बहुव्रीहि समास को समझने का। इसको देख ले, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास के तमाम उदाहरण जो आपके लिए बेहतरीन रह सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, वो यहाँ पर मैं आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप उसे भली बातें समझ पा रहे होंगे। लीजिए आगे कुछ और बहुव्रीहि समास के बेहतरीन उदाहरण। दशरथ नंदन, दशरथ का नंदन है जो, अर्थात श्री राम। दामोदर, दामोदर दामन से बांधा है उदर जिसका, अर्थात कृष्ण। देवराज, देवों का राजा है जो, अर्थात इंद्र। दूर्वासा, दूर मतलब कि बुरे, बुरे वस्त्र पहनने वाला ऋषि विशेष, उसे हम कहेंगे दुर्वासा। देवेंद्र, देवों का राजा कह सकते हैं, इंद्र कह सकते हैं, अर्थात वो होगा इंद्रदेव। कौन सा होगा? इंद्रदेव। फिर है धनंजय, धन की जय करता है जो, करता है जो, अर्थात अर्जुन। मुरारी, देखो मुरारी, मूर एक राक्षस का नाम है और उस राक्षस का दुश्मन कौन था? मूर अरारी, अरी मतलब कि दुश्मन, ठीक है ना, और मूर मतलब कि एक राक्षस का नाम है, अर्थात वो बन जाएगा श्री कृष्ण। मूर का दुश्मन है जो मूर नामक राक्षस है उसका दुश्मन है जो, अर्थात श्री कृष्ण जिन्होंने इनका संहार किया था।
मूर राक्षस का अरि दुश्मन मतलब कि श्री कृष्ण। इस तरीके से हम समझ सकते हैं रघुपति रघुकुल का पति है जो, अर्थात श्री राम। फिर है रमेश रमा का इश है जो, अर्थात भगवान विष्णु। रघुनंदन रघु का नंदन है जो, अर्थात राम। फिर है आगे वक्रतुंड। वक्रतुंड जिसका तुंड और मुख टेढ़े हैं। कैसे हैं? टेढ़े। टेढ़े हैं वो है कौन? गणेश। फिर है वीणा धारणी, वीणा को धारण करने वाली, वीणा को धारण करने वाली, अर्थात कौन? सरस्वती। सतीश सती का इश है जो, अर्थात भगवान शिव। फिर है आपके शैलजा, शैल से जन्म लेने वाली, अर्थात पार्वती। सुधाकर सुधा को, सुधा मतलब कि अमृत, सुधा को संभव करने वाली, संभव करने वाला मतलब कि अमृत रस बरसाने वाला कौन होगा? चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। फिर सूर्य पुत्र, सूर्य का पुत्र है जो, अर्थात कर्ण। फिर 8 मास, 8 मास का विशेष बालक, विशेष बालक। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये आपके बहुव्रीहि समास को यहां पर क्लियर कर रहे हैं। जैसा कि देख लें, दशरथ नंदन, दशरथ का नंदन है जो, दामन से बांधा है जो, उधर जिसका श्री कृष्ण धन की जय करता है जो अर्जुन, मूल राक्षस का आदि श्री कृष्ण, रघुकुल का पति है जो, सती का इश है जो शिव। इस तरह से ये तमाम उदाहरण है जो यहाँ पर बहुव्रीहि समास को जो है वो पुष्ट करते हैं। इन उदाहरणों को बार बार पढ़ना है, देखना और इस तरह के और उदाहरणों को अभ्यास करें ताकि आप बहुव्रीहि समास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका गलत न हो। देख लें इसे। इस तरह से मित्रों यहां पर हमने आज जो है द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास के नियम, उसके लक्षण, उसके पहचान के नियम और उसके टाइप्स, जिसमें इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक द्वंद्व के तमाम उदाहरणों और नियमों के माध्यम से द्वंद्व समास को पुष्ट करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप उसे भलीभांति समझ पाए होंगे। और उसके बाद बहुव्रीहि समास की तमाम परिभाषाएं, उसके नियम
इसकी प्रकृति और तमाम दानों से इसको पुष्ट करने का प्रयास मैंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया। उम्मीद है कि आप इसे आज के इन दोनों ही समासों को आप भली भांति समझ पाए होंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित किसी भी क्वेश्चन को जो गलत नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले समय। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।